हे गाइस, मैं हूं इरशाद अली। वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। सामान्य अध्ययन का सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए। 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं। वीडियो को कीजिए लाइक और आज का पहला सवाल आप खुद से चेक कीजिए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ सही हो पा रहे हैं। पहला ही सवाल देखेंगे, राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था? हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए एक सरकारी आवास होता है राष्ट्रपति भवन, यानी ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी राष्ट्रपति भवन को साल 1950 तक कहा जाता रहा वाइसराय हाउस। राष्ट्रपति भवन को ही कहा जाता है, यह कहा जाता था वाइसराय हाउस। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे, इसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लैंडसीर लुटियंस। इसका आर्किटेक्ट, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? एडविन लैंडसीर लुटियंस ने। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। सवाल नंबर सेकंड, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान इनमें से क्या है? आज हम देखते हैं हमारे देश में जो प्रशासन है, प्रशासन में भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सारे अधिकारी ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई, कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए देश के अंदर कि जो अधिकारी, जो संस्थाएं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ जनता जो है जनता की शिकायतें दर्ज होनी चाहिए। फिर उन शिकायतों पर अमल किया जाना चाहिए, उन पर जांच करके जो है भ्रष्टाचार में लिप्त जो दोषी हैं, चाहे वो प्रशासन में ही हो, उनको दंडित किया जाए। तो यह कॉन्सेप्ट क्या है हमारे देश में? ये कहलाता है लोकपाल। तो ये संस्था का नाम कहलाया लोकपाल और इसी का नाम होता है ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन इसका नाम जो है, सबसे पहले ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट या लोकपाल का कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया था? ये था स्वीडन के अंदर। ठीक है, ओम्बुड्समैन जो है वो स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हमारे देश में जो लोकपाल है वो किस पर आधारित है? ओम्बुड्समैन पर, जो कि स्वीडन ने इसको शुरू किया था। तो इसका आंसर करेंगे आप ऑप्शन डी, लोकपाल। यहाँ भारतीय प्रतिमान का मतलब है, प्रतिमान का मतलब रेप्लिका या फोम। ठीक है, तो ओम्बुड्समैन का भारतीय रूप क्या है? लोकपाल है। यहाँ ऑप्शन में आपको लेखपाल भी दिया हुआ है, ये पटवारी होता है। और भारत में इस लोकपाल का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो संगठन है, ये इसकी जो संरचना है कुछ इस तरह से की गई है। इसमें होता है एक चेयरपर्सन और जो इसका हेड होगा भारत की लोकपाल का। तो जो चेयरपर्सन है ये या तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, यानी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा, या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ, या कोई भी एक न्यायाधीश हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी पूर्व, एक्टिंग नहीं। और इसमें 8 अन्य सदस्य होंगे। 8 अन्य सदस्यों में, अदर मेंबर्स में, 4 जो होंगे, 4 जुडिशियल मेंबर होंगे। 4 जुडिशियल मेंबर का मतलब है वो किसी ना किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके होंगे। और 4 ही नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज से आएंगे। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से। तो ये इसके मेंबर्स हैं। और अभी वर्तमान में जो लोकपाल हैं, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। जो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं, यही वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। इन्हीं को हम कहेंगे भारत के प्रथम लोकपाल, या इन्हीं को कहेंगे फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ये है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन ए, जेरेंटोलॉजी। वृद्ध होने की प्रक्रिया के स्टडी को हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसको पुरोहित माना जाता था? जो वैदिक देवता हुआ करते थे, वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का जो उल्लेख हुआ है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है, ऑप्शन ए।
किसने लिखा है इस अभिलेख को? रवि कीर्ति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? मतलब आपको बताना है कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित कौन कौन से शासक नहीं थे या थे। कुतुब मीनार का जो निर्माण था, इसको बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको कंप्लीट करवाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुई थी। बाद में इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी जो है चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था, कि बिजली के कारण वो टूट गई थी। कितने लोग हो गए इसमें? तो यहाँ पर 3 देख लिए हमने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाना स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था, और जो फिरोज शाह तुगलक है, इसकी 5वीं मंजिल जो कि बिजली के कारण गिर गई थी, उसको बनवाया था इसने। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इससे संबंधित नहीं है, इसके निर्माण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था? हितोपदेश के जो फारसी ट्रांसलेशन हुआ था, इसका नाम था मुफरी उल कुतुब, और इसको किया था किसने ट्रांसलेशन? ताजुल माली के द्वारा। ऑप्शन डी। किसके टाइम पीरियड में हुआ था ये? अकबर के टाइम पीरियड में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? जो मुगल सम्राट फर्रुखशियार हुआ था, उसके द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किसके यहाँ हुआ करती थी? तो शिवाजी के यहाँ पर 8 मंत्रियों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन मराठा शासन। और ये 8 पद कौन कौन से हुआ करते थे? इसमें पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव, न्यायाधीश, ये शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज्जमा की पदवी दी थी? तो ये थे अबुल हसन। तो जहांगीर के समय में ही एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे, अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दी गई थी, और जहांगीर के टाइम पीरियड को ही मुगल चित्रकला जो है अपने एक तरीके से चरम पर थी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तोता ए हिंद कहा? तो इसको याद रखेंगे, ये आपको पता भी है पहले से ही इसका आंसर। तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही कहा जाता है तोता ए हिंद। अमीर खुसरो का जन्म यूपी से है, एटा जिले से। तो ये भी पूछा हुआ है प्रश्न। और अमीर खुसरो ने सबसे ज़्यादा दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? अमीर खुसरो ने। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? तो किशन गंगा एक ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की? झेलम की। जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार की जनजाति है। हिंडाल्को कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी साल 1958 में स्थापित की गई थी, शुरू की गई थी 1958 में। कहाँ से सबसे पहला प्लांट इसका जो शुरू हुआ था, वो हुआ था रेणुकूट से। रेणुकूट से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाद में इसका नाम बदलकर हिंडाल्को कर दिया गया था। किसने बनाया है इसको? आदित्य बिरला ग्रुप ने। याद रखिएगा, आदित्य बिरला ग्रुप ने बनाया हिंडाल्को को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? लैंडलॉक कंट्री में से कौन सा नहीं है? लैंडलॉक कंट्री वो कंट्रीज होते हैं जो चारों ओर से केवल स्थल से, जिनकी सीमाएं केवल स्थल से ही लगती हैं। ठीक है, पानी से कोई भी बाउंड्री टच नहीं करती है उनकी। तो इसमें अगर आप देखेंगे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये तीनों एक भू आबद्ध देश हैं, जबकि अजरबैजान एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अजरबैजान की एक साइड जो है पानी को टच करती है, समुद्र को टच करती है। जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? अमरूद का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जेली बनाने के लिए। ऑप्शन सी।
जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की जो संख्या है वो सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, यानी टीनेजर्स कितने हैं अपने देश में। हमारे देश में 14 वर्ष से कम उम्र वाले जो व्यक्ति हैं उनकी आबादी लगभग 31% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो 10 लाख जनसंख्या वाले जो नगर हैं उनकी संख्या कितनी है। तो भारत में 10 लाख की जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो 53 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम सेक्स रेशियो वाला राज्य, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, इसको आप आंसर कर पाएंगे आराम से। तो ये है हरियाणा है ये। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। देखो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो यूपी है, यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है सभी राज्यों में। भारत में कितनी है, 20 करोड़ है लगभग, यानी 19 करोड़ 98 लाख है। पॉपुलेशन के मामले में सेकंड पोजीशन पर, अब जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। और अगर आप देखोगे एरिया वाइज क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, नंबर 2 पर आता है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर आता है महाराष्ट्र। किस में, एरिया वाइज में। तो ये दूसरे और तीसरी पोजीशन पर है, ऑप्शन डी। और 4th प्लेस पर एरिया वाइज आता है यूपी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन है, ये क्यूबा देश है। क्यूबा को कहा जाता है शुगर बाउल। कौन सा ऐसा देश है, एकमात्र देश है जो चुकंदर से चीनी शुगर को तैयार करता है। यूक्रेन है ये, यूक्रेन। वैसे इस वाले सवाल में अगर आप देखोगे विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी का जो उत्पादन करता है वो है ब्राज़ील, नंबर 1 पर है। लेकिन ट्रेडिशनली चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को ही। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया था, कहाँ पर किया गया था। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी, वर्ष भी याद रखेंगे 1961 में। कानपुर में 1961 में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसका इंग्लिश में नाम। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी। अच्छा सवाल है, इसे हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, या इसको जीबी पंत यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई थी साल 1960 में। पंतनगर कहाँ पर है ये, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में है, ये उत्तराखंड में है, याद रखिएगा उत्तराखंड में। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है। मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है, ये है अपर्णा। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखिए। पूसा बोल्ड जो है ये किसकी एक प्रजाति है, सरसों की है, सरसों की। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले, एक टर्म है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो ये है वॉल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत प्लेट्यू के ऊपर साल 2005 में ओजोन आभामंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया था। तो ये थे मोलिना कैंटमूर, एक्चुअली सही नाम इनका है GW कैंटमूर ने की थी, ने पता लगाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है। ये है 48%, 48%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, मेल लिटरेसी रेट कितना है यूपी का।
उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7% है, जबकि मेल की साक्षरता दर है 77.3% और फीमेल की 57.2%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या अभी कितनी है? तो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। चलिए, इस सवाल का आंसर आप करेंगे। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं? इसका आंसर आप कीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं वो, क्योंकि इस आंसर में आपके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ये सवाल अच्छी तरह से बनाया गया है, फ्रेम अच्छा है इसका, लेकिन इसका जवाब सिंपल है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में, और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्होंने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था साल 2005 में आया था ये। सवाल नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश के जो सेक्स रेशियो था इसमें कितनी वृद्धि हुई? यानी इस वक्त जो सेक्स रेशियो था और इस वक्त जो सेक्स रेशियो था इसमें कितना गैप था? 2001 में जो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो था वो 898 था, 2011 में 912। तो डिफरेंस कितना रहा? 14 का। तो 1000 पुरुषों पर 14 महिलाओं से। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी? आंसर जानते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू। कौन से राज्य की बनी? उत्तर प्रदेश की। एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐड किया गया था? इसका आंसर कर पाएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था ये। इसके तहत संविधान की जो उद्देशिका है इसमें 3 नए शब्द ऐड किए गए थे, जिसमें से 3 शब्द में से कौन कौन से थे? समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। एक बार फिर से सुनिए, समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द ऐड किया गया था, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर शब्द ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। लोकसभा के कितने सदस्य जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो है विपक्षी दल का जो कोई भी सदस्य रख सकता है उसमें, और इसमें कम से कम जो है 50 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। सी। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है या निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी? तो भारतीय संविधान की धारा 348 है, ऑप्शन डी। 348 में जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाही है वो अंग्रेजी में होगी, ऐसा बताया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो इकॉनमी है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, एक मिक्स्ड इकॉनमी होती है। मिक्स्ड इकॉनमी का क्या मतलब होता है? किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर दोनों का ही अस्तित्व होता है, यानी दोनों ही शामिल होते हैं उस इकॉनमी को बनाने में। अगला देखिए, भारत में, इसी सवाल को रिवर्स कर देते हैं इससे जो ऊपर है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, यानी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है दोनों एक साथ इसमें रहते हैं शामिल। आज का जो सफलता प्रैक्टिस सेट था ये सीधे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे सारे के सारे, इसलिए कम समय में ये क्वेश्चंस ज़्यादा आपने देख लिए यहाँ पर। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। ट्रैफिक सिग्नल में जो लाल प्रकाश यूज़ होता है, रेड लाइट जो यूज़ होती है, ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? इसकी लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जो है दूर से दिखाई देता है स्पष्ट एकदम। तो ऑप्शन ए।
किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल जो होता है, रिमोट कंट्रोल यूनिट के द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो टीवी आपके घरों में होता है उसमें जो रिमोट है उसमें कौन सी तरंगें निकलती हैं, कौन सी वेव होती हैं? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। सोनार में हम कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये टेक्निक होती है जो समुद्र में कोई विमान वगैरह जैसे गिर जाता है तो उसके मलबे वगैरह का पता लगाने के लिए, यानी समुद्र की गहराई में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है सोनार की टेक्निक से। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी बेस्ड जो पराश्रव्य तरंगे हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है, ऐसा क्यों? तो देखिए जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। या तो चाहिए सॉलिड, या चाहिए लिक्विड, या गैसियस मीडियम चाहिए होता है किसको, एक ध्वनि को, एक साउंड को ट्रैवल करने के लिए। चंद्रमा पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इनमें से कोई सा भी माध्यम नहीं है, इसलिए ये साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है वहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं है। सूर्यास्त और सूर्योदय, सनसेट और सनराइज के समय सूर्य का रंग लाल जो दिखाई देता है वो उसकी वजह क्या होती है? तो ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उत्क्रम प्रासरण। ये आरओ जो बोलते हैं हम, ये वही है आरओ, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस या उत्क्रम प्रासरण। कौन सा रसायन है जो आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने के लिए यूज़ किया जाता है? ये होता है सिल्वर आयोडाइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इस्तेमाल करते हैं हम हाइड्रोजन गैस का। अगला देखेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो जो डीपीटी है कौन कौन से रोग के लिए है? ये डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी और टिटनेस के लिए। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो आर्थराइटिस होता है ये किसके जमाव के कारण होता है? तो मानव के शरीर में जब यूरिन जो होता है, गुर्दों में यूरिन जब या ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड का जो है लेवल बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो जोड़ों में गठिया नामक रोग हो जाता है, तो ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।